हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके 19 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको आपके एग्जाम से पहले यहाँ पर हम कुछ मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे। हर एक सब्जेक्ट के 2 पार्ट हम यहाँ पर बनाएंगे और दोनों पार्टों में ही आपके पूरे होल सब्जेक्ट को हम क्लियर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम आपको 25 क्वेश्चन एक पार्ट में प्रोवाइड करेंगे और ये 25 क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन के बराबर होंगे। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हम आपको यहाँ पर बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उनको बहुत ही ध्यान से समझना है। कोई भी क्वेश्चन रटना नहीं है आपको। ओके, और दावा करता हूं कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया तो वहां पर कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चंस नहीं मिलेगा जिसको कि आप ये कहना पड़े कि हाँ, ये क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाऊंगा या मैंने इसको नहीं पढ़ा है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का सब्जेक्ट हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पर हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर बेस अकॉर्डिंग टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी। यहां पर क्वेश्चन सीधा सा ये कह रहा है कि किस थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला एसिड कहलाता है और इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाला बेस कहलाता है। ये कौन सी थ्योरी कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो बेस है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो एसिड है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है आपका आर्हेनियस थ्योरी, क्या ये है? दूसरा ऑप्शन है आपका ब्रॉन्स्टन-लोरी थ्योरी, तीसरा ऑप्शन है आपका लुईस एसिड बेस थ्योरी और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, ऑल ऑफ द अबव का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि ये तीनों थ्योरी अलग अलग है, सेपरेट है एकदम। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है लुईस एसिड एंड बेस थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड होते हैं। ए फॉर एक्सेप्टर एंड ए फॉर एसिड। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करें वो एसिड और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करें वो बेस होते हैं। ठीक है, क्लियर है एकदम। दूसरे ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका आर्हेनियस थ्योरी। तो आर्हेनियस भाई साहब ने क्या कहा कि हम किसी भी सब्सटेंस को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो H आयन देता है तो वो हो जाएगा हमारा एसिड, और अगर वो OH आयन देता है तो वो हो जाएगा हमारा बेस। एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl का। ठीक है, HCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होता है और H प्लस ये दे रहा है, इसलिए ये एसिड है। और अगर हम बात करें बेस की तो एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये Na प्लस OH माइनस में ब्रेक होता है जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर OH आयन दे रहा है, OH माइनस दे रहा है, इसलिए क्या है, ये बेस हो जाता है। ठीक है, ये हो गई हमारी आर्हेनियस थ्योरी। 2 थ्योरी हमने डिस्कस कर लिया, लुईस एसिड बेस थ्योरी डिस्कस किया और दूसरी किया आर्हेनियस थ्योरी। तीसरी थ्योरी हमारी बचती है कौन सी, ब्रॉन्स्टन-लोरी थ्योरी। तो इस थ्योरी के अनुसार ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं वो एसिड कहलाते हैं और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो बेस कहलाते हैं। कंफ्यूज मत होना, ब्रॉन्स्टन-लोरी थ्योरी अलग है, ये प्रोटॉन के ऊपर बेस्ड है, और जो आपकी लुईस एसिड बेस थ्योरी है वो किस पे है, वो इलेक्ट्रॉन के डोनेशन पर बेस्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड होती है। तो यहाँ पर ब्रॉन्स्टन-लोरी थ्योरी में हमने क्या कहा आपसे, ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं वो क्या है, एसिड है, और ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या है, वो बेस है। क्लियर है यहाँ तक। अगला है आपका, देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा नोट है, तो नोट आपको नोट करना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट कोटेशन पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट दी जाती है आपको और पूछा जाता है ये सही है या गलत। ओके, तो देख लीजिए, ऑल ब्रॉन्स्टन एसिड्स, जितने भी ब्रॉन्स्टन एसिड होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। ठीक है, और जितने भी ब्रॉन्स्टन बेस होते हैं वो लुईस बेस होते हैं। ठीक है, तो इस कोटेशन को याद कर लीजिए, लिख लीजिए, स्टेटमेंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ए क्लोरहाइड्रिया इज रिलेटेड विद ऑल एक्सेप्ट। आपको यहां पर दिया गया है कि ए क्लोरहाइड्रिया जो है, एक कंडीशन है ए क्लोरहाइड्रिया। ठीक है, उनको अभी डिस्कस करते हैं कि क्या है आखिर। आपको यहां पर बताना है कि ये किससे संबंधित है, किसी एक को छोड़कर। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में 3 से ये रिलेट करती है लेकिन किसी एक से कोई संबंध नहीं है इसका। देख लेते हैं कौन सा है। ए क्लोरहाइड्रिया इज रिलेटेड विद ऑल एक्सेप्ट, पहला ऑप्शन आपका अब्सेंस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन, दूसरा ऑप्शन है ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है ट्रीटेड विद म्यूरिएटिक एसिड और चौथा ऑप्शन है ट्रीटेड विद वेरियस एंटासिड्स। तो देखिए, ए क्लोरहाइड्रिया कंडीशन क्या है इसको समझिए। ए मतलब अब्सेंस, क्लोरहाइड्रिया मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट मींस HCl। तो हमारे स्टमक के अंदर HCl का सेक्रेशन होता है और अगर ये HCl का सेक्रेशन बंद हो जाए, ना हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ए क्लोरहाइड्रिया। ठीक है, ये कंडीशन क्या कहलाती है, ए क्लोरहाइड्रिया। और आपसे पूछा जाता है कि ए क्लोरहाइड्रिया को कैसे ट्रीट करेंगे,
तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को दे दिया जाए तो वहां पर हम जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड देते हैं वो डाइल्यूट होता है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, ऑप्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन, इसी कंडीशन को तो हम बोलते हैं क्लोरहाइड्रिया, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने बताया ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां पर सेक्रेट नहीं हो रहा था तो हमने बाहर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को दे दिया। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम यहाँ पर यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरहाइड्रिया। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमने आपको एक समरी दिया है। ओके, तीसरा ऑप्शन है आपका ट्रीटेड विद म्यूरिएटिक एसिड, तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का साइनोनिम्स होता है म्यूरिएटिक एसिड। ओके, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद द म्यूरिएटिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही हम म्यूरिएटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, एक्सेप्ट वाला कौन बचा, चौथा ऑप्शन ट्रीटेड विद वेरियस एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं भाई, एंटासिड्स मतलब जो एसिड्स के अगेंस्ट काम करते हैं, लेकिन यहां पर क्या था क्लोरहाइड्रिया में, यहां पर तो HCl का सेक्रेशन ही नहीं हो रहा था, तो हम अगर एंटासिड्स और दे देंगे तो जो हो रहा होगा थोड़ा बहुत वो भी बंद हो जाएगा, है ना, क्योंकि एंटासिड्स क्या होते हैं, HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं, HCl के सेक्रेशन को बंद करते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, है ना, तो एंटासिड्स हमें यहां पर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, तो आपका चौथा ऑप्शन एक्सेप्ट वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एंटासिड्स आर, आपको बताना है कि एंटासिड्स क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिडिटी, दूसरा ऑप्शन है आपका सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज पीएच ऑफ स्टमक, तीसरा ऑप्शन है आपका सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन, और चौथा ऑप्शन है आपका सब्सटेंस व्हिच डिक्रीज पीएच ऑफ द स्टमक। तो देखिए एंटा एसिड्स की कहानी समझिए, एंटा एसिड्स मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो एसिड के अगेंस्ट काम करते हैं। हमारे स्टमक के अंदर HCl रिलीज होता है, ठीक है, तो उस HCl को जो सब्सटेंस न्यूट्रलाइज करते हैं या सेक्रेशन को इनहिबिट करते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, एंटासिड्स, मतलब जो एसिड के अगेंस्ट काम करते हैं। तो देखिए अगर हम एंटासिड्स देते हैं तो क्या होगा, हमारे स्टमक के अंदर जब जाएगा एंटासिड्स तो वो HCl को न्यूट्रलाइज करेगा, और जब HCl को न्यूट्रलाइज करेगा तो एसिडिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और जब एसिडिटी कम हो जाएगी तो पीएच क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि जितना कम पीएच होता है उतना ही ज्यादा एसिडिटी होती है, और 7 के ऊपर जब पीएच जाता है बढ़ता है तो बेसिसिटी बढ़ती है। ठीक है, एल्कलाइन नेचर बढ़ता है। तो यहां पर पहला ऑप्शन क्या है आपका, सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिडिटी, तो एंटासिड्स वो होते हैं जो गैस्ट्रिक एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा है सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज पीएच ऑफ द स्टमक, तो हमने क्या कहा, जब एसिडिटी घटेगी तो पीएच क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, तो ये ए और बी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो देख लेते हैं कौन सा है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ इंप्योरिटीज, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ इंप्योरिटीज है, मतलब जो अशुद्धता होती है उसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, है ना। पहला ऑप्शन आपका रॉ मटेरियल, दूसरा ऑप्शन है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, तीसरा ऑप्शन है रिएजेंट्स केमिकल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अगला है आपका ऑल ऑफ द एबव। आपका करेक्ट ऑप्शन है डी जो कि है ऑल ऑफ द एबव। देखिए किसी भी प्रोसेस में जो हम रिएजेंट यूज करेंगे वो भी सोर्स ऑफ इंप्योरिटीज हो सकती हैं, मतलब अगर उसके अंदर कोई भी इंप्योरिटीज रही तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी इंप्योरिटी वाला ही होगा। अगर रॉ मटेरियल में कोई इंप्योरिटी है तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर भी इंप्योरिटी होगी, है ना। और अगर कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है और उसके अंदर कोई इंप्योरिटी है तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी इंप्योरिटी होगी। तो सोर्स ऑफ इंप्योरिटी में क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों सोर्स ऑफ इंप्योरिटीज हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका टॉक्सिक इंप्योरिटीज आर, आपको बताना है कि ऐसी कौन सी इंप्योरिटीज हैं जो टॉक्सिसिटी कॉज करती हैं या पॉइजनस होती हैं, ठीक है, या हमारी बॉडी को हानि पहुंचाती हैं। तो ऑप्शन है आपका आर्सेनिक, दूसरा ऑप्शन है लेड, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और चौथा ऑप्शन है नन। देखिए बोथ ए एंड बी, आर्सेनिक और लेड हैवी मेटल्स हैं, मेटल पॉइजनिंग कॉज करते हैं, हैवी मेटल पॉइजनिंग कॉज करते हैं, है ना। तो ये दोनों के दोनों क्या है, टॉक्सिक इंप्योरिटीज होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एंटीऑक्सीडेंट्स केमिकली एक्ट एज, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, नाम तो सुना होगा ना, एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो केमिकली क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, ठीक है, किसकी तरह काम करते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका बफर, ये बफर होते हैं, दूसरा ऑप्शन है आपका रेड्यूसिंग एजेंट, क्या ये रेड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, तीसरा ऑप्शन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो देखिए नन ऑफ द अबव तो होना ही नहीं है, 3 ऑप्शन बचे हैं आपके। अब देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, रेड्यूसिंग एजेंट्स, जो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो केमिकली क्या होते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट्स। टर्म से इसके ही हम समझ लेते हैं आंसर्स को। देखिए एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को इनहिबिट करें,
है ना, वही तो कहलाएंगे हमारे एंटीऑक्सीडेंट। तो जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को इनहिबिट करेंगे वो कौन से एजेंट्स होंगे, वो मतलब रिडक्शन करवाएंगे, है ना, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। भाई सीधी सी बात है, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या, एंटी मतलब अगेंस्ट, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन ना होने दे। अगर ऑक्सीडेशन को रोक रहा है तो क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। सीधी सी बात हो गई ना। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं आपके, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ओके, कंफर्म कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेप्ट। आपको यहां पर बताना है, जितने ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। सभी तो हैं लेकिन कोई एक्सेप्शन है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो यहां पर हम कहें रिड्यूसिंग एजेंट या एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो सीधी सी बात ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। ओके, पहला ऑप्शन है आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड, दैट मींस H3PO2। दूसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दैट मींस सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, SO2। तीसरा ऑप्शन है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि है NaHCO3। और चौथा ऑप्शन है आपका Na2S2O3, दैट मींस सोडियम थायोसल्फेट। और अगला ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आपको यहां पर बताना है कि कौन सा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। तो भैया लिख के रख लीजिए, ये सारे के सारे क्या हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ठीक है, सारे के सारे, यहां पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट ना हो। ओके, आपको यहां पर क्या बताना था, एक्सेप्शन बताना था, है ना। तो यहां पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, है ना। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट जान लेते हैं हम। तो जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ये एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। जो फूड प्रिजर्वेशन का काम होता है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको हम यूज करते हैं। लेकिन स्पेशली जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड ही फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज होती है। क्यों, क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखती है ना। तो ऑक्सीडाइज नहीं होने देती है, जिससे जो हमारा फूड होता है वो खराब नहीं होता है ना। तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए कौन सी गैस यूज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। याद कर लीजिए, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम थायोसल्फेट जो है, ये क्या है, सोडियम थायोसल्फेट को हम यूज करते हैं एंटीडोट की तरह। एंटीडोट क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो पॉइजन को काउंटर एक्ट करते हैं, है ना। जैसे हमें साइनाइड की पॉइजनिंग जब होती है तो हम सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम नाइट्राइड के साथ कॉम्बिनेशन में लेते हैं। तो सोडियम नाइट्राइड और सोडियम थायोसल्फेट ये दोनों के दोनों क्या हैं, एंटीडोट हैं, है ना। एंटीऑक्सीडेंट तो है ही हैं, लेकिन एंटीडोट भी हैं। ओके, तो एकदम कंफर्म करना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीडोट से या एंटीऑक्सीडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा, है ना। तो सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम नाइट्राइड ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एंटीडोट हैं। और किसकी पॉइजनिंग में यूज किए जाते हैं, साइनाइड की जब पॉइजनिंग हो जाती है तो इनको हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, HCl इज एक्ट एज। जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये किसकी तरह कार्य करता है। पहला ऑप्शन है आपका एंटासिड्स, दूसरा ऑप्शन है आपका एसिडिफाइंग एजेंट, तीसरा ऑप्शन है प्रोटेक्टिव और चौथा ऑप्शन है नन। तो सीधा सा ऑप्शन इसका हो जाएगा एसिडिफाइंग एजेंट्स, क्योंकि ये क्या है, एसिड है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, एसिडिफिकेशन करेगा, एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, एजेंट व्हिच आर केमिकली इनर्ट एंड आर अप्लाइड टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम इरिटेशन टर्म्ड एज। आपसे पूछ रहा है कि ऐसे सब्सटेंस जो केमिकली इनर्ट होते हैं उनको हम स्किन सरफेस पे यूज करते हैं, किसको सेव करने के लिए, इरिटेशन अगर हो रही है, पर अगर हमारे स्किन में रेड स्पॉट हो गए हैं, जैसे खुजली वगैरह होती है तो अगर खुजला देते हैं हम लोग तो वहां पर स्किन हमारी रेडिश हो जाती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो सब्सटेंस यूज किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है आपका प्रोटेक्टिव, दूसरा ऑप्शन है एस्ट्रिंजेंट, तीसरा ऑप्शन है एंटीडोट्स और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो चौथा ऑप्शन तो होना नहीं है। अब यहां पर बात आती है पहला ऑप्शन जो कि है आपका प्रोटेक्टिव। तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकली इनर्ट होते हैं और इनको हम एक्सटर्नल बॉडी सरफेस पे लगाते हैं टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम इरिटेशन। तो ये हो जाते हैं हमारे प्रोटेक्टिव, और ये केमिकली इनर्ट होते हैं जिससे कि हमारे जो स्किन है उसको कोई भी डैमेज ना हो, है ना। अगला ऑप्शन है आपका एस्ट्रिंजेंट। तो एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, ये प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एक्टिविटी रखते हैं, जैसे फिटकरी, है ना। दाढ़ी बनवाने के बाद शेविंग जब हम करवाते हैं तो वहां पर वो फिटकरी लगाता है। क्यों लगाता है, क्योंकि अगर कहीं पर भी ब्लेड लग गई हो तो वो ब्लीडिंग ना हो, है ना। और ब्लीडिंग क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब हम फिटकरी लगाएंगे तो वो एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट रखती है। जो हमारी कैपिलरीज होती हैं उनके प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करके कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देती है, मतलब कि ब्लीडिंग को बंद कर देती है। क्योंकि जब हम एलम लगाते हैं या फिटकरी लगाते हैं या कोई भी एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट रखने वाली ड्रग्स को हम लगाते हैं तो वहां पर प्रोटीन प्रेसिपिटेट होती है, और प्रोटीन प्रेसिपिटेट होती है जिससे कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ कैपिलरीज होता है, जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाती है ना। तो ये एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट देते हैं।
तो एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं समझ गए ना। एग्जाम्पल क्या है उसका, फिटकरी ले लेते हैं। टैनिन्स जो होते हैं ये सारे के सारे एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट देते हैं, आप लोगों ने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपका एंटीडॉट्स। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो पॉइजन को काउंटर एक्ट करते हैं, जो पॉइजन के अगेंस्ट काम करते हैं, मतलब कि अगर हम कोई पॉइजन ले लेते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने वाले या उसको बाहर निकालने वाले या उसके एक्शन को कम करने वाले या डिमिनिश करने वाले जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो एंटीडॉट कहलाते हैं, है ना। आपने देखा होगा कोबरा बाइट करता है तो उसके लिए एंटीडॉट होता है, सांप कोई काट लेता है तो उसके लिए कहते हैं एंटीडॉट लगवा लो इसका, है ना। तो ये सारे के सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पॉइजन को काउंटरएक्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका ऑल आर प्रोटेक्टिव एक्सेप्ट। आपको बताना है कि जितने भी ऑप्शंस हैं सारे के सारे प्रोटेक्टिव हैं किसी एक को छोड़कर। तो पहला ऑप्शन है आपका बेंटोनाइट या विल्कीनाइट, दूसरा ऑप्शन है टैल्कम पाउडर या टाल्क, तीसरा ऑप्शन है कैलामाइन और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहां पर सारे के सारे क्या हैं, प्रोटेक्टिव हैं। यहां पर जो नन ऑफ द अबव है ये ऑप्शन आपका एक्सेप्ट वाला रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग। यहां पर आपको मैच करना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टार मार्क कर लीजिए। यहां पर एक टर्म आपको दे दिया जाएगा कि उसका मतलब क्या होता है और आपको उसको मिलान करना है, मैच करना है। ठीक है, तो पहला है आपका एंटीसेप्टिक। तो देखिए एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल एक इसका जो कीवर्ड है उसको याद रखना है आपको। वो क्या है कि ये सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, लेकिन कहां पर, ऑन द लिविंग सरफेस। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा सही वाला, किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द लिविंग सरफेस या टिश्यू। अगर लिविंग सरफेस है तो वहां पर टर्म क्या आएगा, एंटीसेप्टिक। ठीक है, ये एंटी माइक्रोबियल्स हैं जितने भी डिसइंफेक्टेंट हैं और आपका ये एंटीसेप्टिक है या आपके एंटीजर्मल हैं या एंटीवायरसाइड्स हैं या जितने भी हैं फंजीसाइड्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, एंटी माइक्रोबियल्स हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे एंटीसेप्टिक की, मतलब कि हम जो लिविंग सरफेस है जैसे हमें स्किन के ऊपर अप्लाई करना है तो वहां पर टर्म एंटीसेप्टिक आएगा। और एंटीसेप्टिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, कहां पर, ऑन द लिविंग सरफेस। ठीक है, दूसरा है आपका डिसइंफेक्टेंट। देखिए ये सारे के सारे एंटी माइक्रोबियल्स हैं, पहले डिस्कस किया हमने, है ना। डिसइंफेक्टेंट क्या होंगे, यहां पर एक कीवर्ड आएगा आपका क्या, नॉन लिविंग सरफेस। यहां पर कोई निर्जीव सतह के ऊपर हमको अगर स्टेलाइज करना है या वहां पर एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट को अप्लाई करना है तो वो टर्म कौन सा होगा, डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एंटीसेप्टिक जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन जो होती है एंटी माइक्रोबियल्स की वो कम होती है इन कंपेरिजन टू डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, लिविंग सरफेस है। अगर इस पे हम ज्यादा कंसंट्रेशन वाला सब्सटेंस यूज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो सकता है ना। इसलिए जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं ये कंसंट्रेशन में कम होते हैं और जो डिसइंफेक्टेंट्स होती हैं इनकी माइक्रोबियल डैमेजिंग की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है ना। समझ गए, एक की डिफरेंस क्या है, एंटीसेप्टिक टर्म वहां यूज करेंगे जहां पर लिविंग सरफेस के लिए होगा और हम डिसइंफेक्टेंट वहां पर यूज करेंगे जहां पर नॉन लिविंग सरफेस होगी। ठीक है, अगला है आपका स्टेलाइजेशन। तो स्टेलाइजेशन क्या है, टोटल रिमूवल ऑफ ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सभी को रिमूव कर देना स्टेलाइजेशन कहलाता है। कोई भी वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म ना बचे उसको हम स्टेलाइजेशन बोलते हैं। इसके बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, मैकेनिकल मेथड होता है, केमिकल मेथड होता है, रेडिएशन मेथड होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग मेथड हैं जहां पर स्टेलाइजेशन हमको अचीव होता है। अगला है आपका बैक्टीरियोस्टैटिक। तो बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, मारते नहीं है, बैक्टीरियल की ग्रोथ को रोकते हैं, है ना। उनके नंबर ऑफ जो बैक्टीरिया होंगे उनको बढ़ने नहीं देते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकते हैं, उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक्स। ऐसे सब्सटेंस जो फंगल की ग्रोथ, फंजाई जो होता है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दें, रोक दें, उनको हम फंजीस्टैटिक्स बोलेंगे, है ना। अगर वायरिसाइड आ गया तो जो वायरस को किल करे वो वायरिसाइड हो जाएगा। फंजीसाइड आ गया तो जो फंगस को मार दे, किल कर दे, वो फंजीसाइड हो गया, है ना। तो ये सब बहुत ही नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है, आपको याद रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बफर आर द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हिच डू नॉट चेंज देयर पीएच वैल्यू ऑन। आपको यहां पर बताना है कि जो बफर्स होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस होते हैं। ये कह रहा है कि ये पीएच को चेंज नहीं होने देते, किन कंडीशंस पे, देखते हैं। पहला ऑप्शन है स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब किसी सब्सटेंस को अगर हमें ज्यादा दिनों तक रख दिया है तो क्या बफर उसके पीएच को चेंज नहीं होने देगा। ठीक है,
दूसरा ऑप्शन है एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मतलब कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आ रही हैं तो वहां पर पीएच चेंज होगा या नहीं होगा अगर हमने बफर ऐड किया है ना। अगला ऑप्शन है आपका स्लाइट डाइल्यूशन, मतलब कि अगर हम डाइल्यूशन करते हैं उसका, थोड़ा सा वाटर मिक्स करते हैं तो क्या उसका पीएच चेंज होगा या नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है आपका एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, मतलब किसी सब्सटेंस के अंदर अगर हमने बफर मिक्स किया है, बफर मिलाया है, बफर डाला है, तो उसमें अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालते हैं या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डालते हैं तो उसके पीएच पे कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट, तो भैया ऑल आर करेक्ट, क्योंकि बफर क्या होता है, बफर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये तो बात इन्होंने क्वेश्चंस में ही बता दी, लेकिन जितने पॉइंट दिए गए हैं सारे के सारे सही हैं। अगर हमें किसी सब्सटेंस को, किसी केमिकल को बहुत लंबे समय तक रखना है तो उसमें हम बफर ऐड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि बफर की वजह से पीएच उसका वेरी नहीं करता है, ठीक है, चाहे कितने दिन तक रखा रहे। और अगर उसका हम डाइल्यूशन भी करते हैं, कुछ वाटर मिक्स करते हैं, तब भी उसका पीएच चेंज नहीं होगा अगर उसमें बफर ऐड है, ठीक है। अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड चाहे बेस डालें तब भी उसका पीएच वेरी नहीं करेगा, यही तो बफर का काम है ना। तो ये सारे के सारे सही हैं पॉइंट। तो बफर के बारे में इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पीएच जो होता है वो चेंज होगा या नहीं होगा अगर हम स्लाइटली अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करते हैं उसमें, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है, क्वेश्चंस इंडिविजुअल बन सकते हैं, ये हम समरी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, हर एक स्टेटमेंट जो है आपका एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है आपका पोटेशियम परमैंगनेट इज अ, आपको बताना है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो क्या है। पहला ऑप्शन है आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट और चौथा ऑप्शन है नन। तो आपको बताना है कि पोटेशियम परमैंगनेट क्या है। तो आपने लाल दवा का नाम सुना होगा, ठीक है, वो लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट ही है केमिकली, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, KMnO4। ओके, तो पहला ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो देखिए चौथा ऑप्शन तो होना नहीं है, यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे सही है, देख लेते हैं, ऑप्शन से ही निकाल लेते हैं। देखिए हमने बताया था कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन भी वही है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, तीसरा ऑप्शन भी वही है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, तो तीसरा ऑप्शन भी सेम है, पहला ऑप्शन भी सेम है, तो बचा कौन, दूसरा ऑप्शन, तो वही आपका करेक्ट हो जाएगा जो कि है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑप्शन से भी आंसर निकल सकते हैं अगर आपको पता है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका ऑल आर टॉपिकली यूज्ड एंटीमाइक्रोबियल एक्सेप्ट, आपको बताना है कि यहां पर आपके चार ऑप्शन हैं, इनमें से टॉपिकली यूज्ड एंटीमाइक्रोबियल्स कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट वाला बताना है आपको। पहला ऑप्शन है आपका पोविडान आयोडीन, दूसरा ऑप्शन है बोरेक्स, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो यही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि पोविडान आयोडीन जो है उसको भी हम एंटीमाइक्रोबियल की तरह यूज करते हैं। बोरेक्स Na2B4O7 इसको भी हम एंटीमाइक्रोबियल्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है आपका H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको भी हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं एंटीमाइक्रोबियल की तरह। वाउंड वगैरह, जब घाव वगैरह होता है तो उसको डॉक्टर्स देखते हैं आप साफ कैसे करता है, पेरोक्साइड से ही साफ करता है, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है वो, है ना। तो देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में इसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं, मतलब ये जो होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये कलरलेस, ऑर्डरलेस, अनस्टेबल लिक्विड होता है। क्या होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस और अनस्टेबल होता है। मतलब स्टेबल अगर इसको रखना है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ हमें मिक्स करके रखना होगा, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो इसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखे, ठीक है। तो ये अनस्टेबल लिक्विड होता है। अगला क्वेश्चन है आपका इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स, आपको बताना है कि जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं इनमें से कौन सा इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स है। इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, देखिए दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इंट्रासेल्युलर, एक्स्ट्रासेल्युलर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अमाउंट, कि किसका कहां पर ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट है। अगर अंदर मतलब कि इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वहां पर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स, और अगर उसके बाहर मतलब एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में अगर प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रोलाइट तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है कि इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका पोटेशियम, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन है फॉस्फेट और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट है जो कि है ऑल ऑफ द अबव। दैट मींस पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट ये सारे के सारे क्या है, इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको बताना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं इसमें से। पहला ऑप्शन है आपका क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम और चौथा ऑप्शन है बाइकार्बोनेट और पांचवा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ये भी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। ये समरी हम दे रहे हैं आपको। अगर क्वेश्चन इंडिविजुअल पूछा जाता है, इनमें से कोई ऑप्शन होता है और आपसे पूछा जाता है इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स इज, तो आपको तीन हमने बताया, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट, तो इन तीनों में से कोई एक चूज करना है। मतलब अगर तीनों में से कोई ऑप्शन है तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है, एक जगह लिख लीजिए कि इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इसमें से। अगला क्वेश्चन है आपका एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। आपको बताना है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का यूज हम किस लिए करते हैं, मतलब इसका उपयोग क्या है। पहला ऑप्शन है आपका रेडियोथेरेपी में, दूसरा ऑप्शन है डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन, मतलब कि डिजीज डायग्नोसिस या किसी एलिमेंट की डायग्नोसिस करने में हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का यूज करते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका स्टेलाइजेशन एप्लीकेशन, मतलब कि स्टेलाइजेशन करते हैं इसके द्वारा, टोटल रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज स्टेलाइजेशन। ठीक है, और चौथा ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ये करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं, उनसे हम ये सारे के सारे काम करते हैं। मतलब रेडियोथेरेपी भी करते हैं, जैसे बहुत सारे कैंसर के ट्रीटमेंट होते हैं, है ना, तो वहां पर हम रेडिएशन की मदद से थेरेपी करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर का, तो ये हो जाती है रेडियोथेरेपी, है ना। दूसरा ऑप्शन है आपका डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन। तो आपने देखा होगा बहुत जगह एक्सरे वगैरह जो है, ये MRI वगैरह है, ये सब क्या है, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एप्लीकेशंस हैं। जो हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, उन्हीं की मदद से हम डिजीज डायग्नोस करते हैं, है ना। अगला है आपका स्टेलाइजेशन एप्लीकेशंस। तो अल्फा, बीटा, गामा, ये बहुत सारी रेज होती हैं। गामा रेडिएशन जो होता है ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है फॉर द स्टेलाइजेशन, है ना। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, इसलिए आपका ऑल ऑफ द अबव जो कि डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 90 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका एस्से इज डिफाइंड एज एनी प्रोसीजर यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ द गिवन सब्सटेंस। एस्से क्या होता है भैया, ये एक प्रोसीजर है, क्या करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी इंप्योरिटी चेक करने के लिए। मतलब कि ये अगर प्योर है तो कितना प्योर है, और अगर इंप्योरिटी है इसके अंदर तो कितनी है, इसको हम डिटेक्ट करते हैं किसके द्वारा, एस्से प्रोसीजर को फॉलो करके, है ना। तो ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि एस्से इज डिफाइंड एज एनी प्रोसीजर यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ द गिवन सब्सटेंस। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होता है उससे क्या होता है, लगातार इमिशन होता है, कंटिन्यूअस इमिशन होता रहता है। किसका, अल्फा, बीटा, गामा, तीन रेडिएशंस होती हैं, लगातार इमिशन होते रहना, यही तो रेडियो एक्टिविटी है। और इसकी यूनिट क्या होती है, तो मैडम क्यूरी याद नहीं याद है, क्यूरी इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है आपका सोडियम नाइट्राइड इज एन इफेक्टिव एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग। पहले ही बता चुका हूं भैया, सोडियम नाइट्राइड और सोडियम थायोसल्फेट इन कॉम्बिनेशन यूज किए जाते हैं किसमें, साइनाइड पॉइजनिंग में। और ये दोनों के दोनों क्या है, एंटीऑक्सीडेंट हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, है ना। तो एकदम ध्यान से कंफर्म कर दीजिए, हर एक चीज को क्लियर कर लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट कहीं पर भी वीक नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चंस ना आता रहेगा एक आधा, तब भी आप आसानी से उसको सही कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव, मतलब यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट आपकी गलत नहीं है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका ऑल आर ट्रू अबाउट नाइट्रस ऑक्साइड एक्सेप्ट। आपको बताना है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, लाफिंग गैस जिसको हम बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला N2O होता है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला ऑप्शन है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला N2O सही है। दूसरा ऑप्शन है यूज एज एनेस्थेटिक एजेंट। हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है इसको हम पहले एनेस्थेटिक एजेंट की तरह यूज किया करते थे, लेकिन आज के दौर में हम इसको यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एडवांस एनेस्थेटिक एजेंट्स आ गए हैं, हम उनको यूज कर लेते हैं। क्यों इसको यूज करें। दूसरा ऑप्शन आपका नेम एज लाफिंग गैस सही है, अभी बताया हमने आपको। तीसरा ऑप्शन है सप्लाइड इन ब्लू कलर सिलेंडर। भैया ब्लू कलर सिलेंडर में इसको हम सप्लाई करते हैं। अगर मेडिकली आप कहीं पर देखेंगे, किसी लेबोरेटरी में देखेंगे, तो अगर ब्लू सिलेंडर वहां पर कलर्ड है ना, तो वो क्या होगा, वो आपकी लाफिंग गैस है, दैट मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, तो ब्लू सिलेंडर स्पेसिफिक सिलेंडर होते हैं किसके लिए, नाइट्रस ऑक्साइड के लिए। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव। तो यही एक्सेप्शन बचा, क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट तो सही है ना। अगला क्वेश्चन है आपका द डिसेंसिटाइजर यूज्ड इन डेंटल प्रोडक्ट इज। डिसेंसिटाइजर क्या होते हैं, सेंसिटिविटी, सेंसोडाइन का प्रचार बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आता ही रहता है ना।
तो वो जो सेंसिटिविटी होती है हमारे दांतों में, जब हाइपर सेंसिटिविटी होने लगती है, पानी पीते हैं पानी लगता है, चाय पीते हैं चाय लगती है, कुछ भी खाते पीते लगने लगता है ना, तो उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। ठीक है, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में तो हम इसको और करेक्ट करके बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो उसको अगर हमको एबोलिश करना है, खत्म करना है, तो हम किस सब्सटेंस का यूज करते हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका स्ट्रोंशियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है सोडियम फ्लोराइड एंड स्टेनस फ्लोराइड, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एक से एक्सप्लेनेशन से जरूर पूछा जाएगा, ध्यान से समझिए। इसने पूछा है कि डिसेंसिटाइजर कौन सा है, मतलब कि जो सेंसिटिविटी के लिए यूज किया जाता है वो कौन सा सब्सटेंस है आपका, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रोंशियम क्लोराइड। ठीक है, या पोटेशियम नाइट्रेट भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन आपको मेनली याद रखना है कौन सा, पहला ऑप्शन आपका स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ये सेंसिटिविटी के लिए यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। दूसरा ऑप्शन है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, तो भैया ये एब्रेसिव है, एब्रेसिव है ना, डेंटल प्रिपरेशन जो होती है उसमें एब्रेसिव होते हैं। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये एब्रेसिव की तरह यूज किया जाता है। दूसरा ऑप्शन क्लियर। तीसरा ऑप्शन सोडियम फ्लोराइड एंड स्टेनस फ्लोराइड, तो जितने भी फ्लोराइड वाली सब्सटेंस होती हैं ये एंटी कैरीज, जो कैविटी हो जाती है दांतों में उसको ये एबोलिश करते हैं, उसको खत्म करते हैं, है ना, तो ये एंटी कैरीज की तरह यूज किए जाते हैं। तो सोडियम फ्लोराइड हो चाहे स्टेनस फ्लोराइड हो, ये सारे क्या करेंगे, एंटी कैरीज एजेंट होते हैं। नोट करके रख लीजिए, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एंटीडॉट्स आर सब्सटेंस यूज्ड इन, यार बता चुके हैं लेकिन चलो क्वेश्चन आया है तो कर लेते हैं इसको। पहला ऑप्शन है आपका डेंटल कैरीज, नहीं नहीं नहीं, एंटीडॉट का डेंटल कैरीज से कोई मतलब नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका इन्फेक्शन, नहीं नहीं नहीं, इन्फेक्शन भी नहीं। तीसरा ऑप्शन पॉइजनिंग, हाँ भैया एंटीडॉट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पॉइजनिंग, जो पॉइजन सब्सटेंस होते हैं उनके इफेक्ट को काउंटर एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। डी ऑप्शन है डायग्नोस्टिक एजेंट, वो होना नहीं है। ठीक है, तो पॉइजनिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। एंटीडॉट्स क्या होते हैं भाई साहब, ऐसे सब्सटेंस जो पॉइजन के इफेक्ट को काउंटरएक्ट करते हैं वो कहलाते हैं एंटीडॉट। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका गीगर मुलर काउंटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कंफर्म यही आएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, स्टार मार्क कर लीजिए। गीगर मुलर काउंटर ये किसके मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, एंटासिड एक्टिविटी इसको डिटेक्ट करता है, मेजर करता है। दूसरा ऑप्शन है लेंथ ऑफ स्केल, नहीं नहीं नहीं। तीसरा ऑप्शन है रेडियो एक्टिविटी, जी हाँ, गीगर मुलर काउंटर के द्वारा हम रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन है आपका एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, नहीं नहीं भैया, तो रेडियो एक्टिविटी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज कॉमन नेम फॉर, आपको बताना है कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो किसका कॉमन नेम है। तो देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल टॉइज, ये कहलाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, अगला ऑप्शन है आपका सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, नहीं नहीं। तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट, अरे नहीं। चौथा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेटेड चाक। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है, प्रेसिपिटेटेड चाक इज द साइनोनिम्स ऑफ, किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो कि आपका पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। दोस्तों यहाँ पर अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है, कुछ भी आपका कंफ्यूजन है, कुछ भी आपका डाउट रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको क्लियर जरूर कर लीजिएगा। हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको हम हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दें, हर एक क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन किया भी है अच्छे से, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत सारे लोग होते हैं डिसलाइक ठोक के चले जाते हैं, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मेहनत की इज्जत करना चाहिए। अगर एक भी क्वेश्चन हमने आपको समझाया है, अच्छे से समझ में आ गया है, अगर आपको लगता है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।